75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। दिल्ली की सरहदों से आने वाली गाड़ियों की गहरी चेकिंग की जा रही है। कल लाल किले की फसील से पीएम नरेंद्र मोदी भी कौम से खिताब करने वाले हैं। लाल किले को भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी फराहम की गई है। वहीं मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। तो नाज़रीन, दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ख़ास तौर पर दिल्ली की तमाम सरहदों पर लगातार चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। और वहाँ पर क्या कुछ सिक्योरिटी के हालात हैं, इसके ताल्लुक से इस वक्त का हम अपडेट लेंगे हमारे साथी शंकर आनंद से। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर ख़ास तौर पर किस तरह के पुख्ता बंदोबस्त? देखिए, पूरी राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दिया गया है। और खास तौर पर जो नई दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ा दी गई है। और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें लाल किला के आसपास, तो यहाँ पर जितनी भी ऊंची इमारतें हैं, वहाँ ऊंची इमारतों पर जो निशानेबाज, जो शार्प शूटर होते हैं कमांडो फोर्सेज के, वो उनको तैनात किया गया है। सादी वर्दी में खुफिया विभाग के जवानों को तैनात किया गया है। लाल किला के आसपास में हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई लोग अगर वहां पर संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आए तो उस पर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से जिस तरह से बाकायदा एक हमले का एक अलर्ट आया था, उस बात को ध्यान में रखते हुए किस तरह से तत्काल वहां पे कार्रवाई की जा सकती है ड्रोन हमलों से बचने के लिए, तो उन तमाम व्यवस्थाओं की यहाँ पर नजारा जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। और इसके साथ ही जो राजधानी दिल्ली के अंदर में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर जो चौराहे होते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त किया गया है और कई जगहों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसको सीधा एक कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। और पूरे राजधानी दिल्ली के अंदर में तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी एक विशेष ब्रीफिंग हुई थी कल, जिसमें कि कल सुबह में भी ब्रीफिंग हुई है, शाम के वक्त में भी ब्रीफिंग हुई है। और जिसमें कि कई जो सूचना जो उनके द्वारा जो निर्देश है नीचे के जो पुलिस कर्मी हैं उनको दिए गए हैं। एक तरह से कह सकते हैं राजधानी दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग अधिकारी, जांच अधिकारी और इसके साथ ही अर्धसैनिक बल जो है वो विशेष तौर पर 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैनात किए गए। जी बिल्कुल, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए वहां पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लगातार पल पल का अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। शंकर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर आज कौम से खिताब करने वाले हैं। उनका खिताब 7 बजे से ऑल इंडिया रेडियो के तमाम कौमी नेटवर्क पर और दूरदर्शन यानी डीडी के तमाम चैनल्स पर दिखाया जाएगा। इसमें पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में इसे नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में खिताब की नशरियात के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनल इलाकाई ज़बानों में भी इसे नश्र करेंगे। कानपुर में मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर की पिटाई के मामले में गिरफ्तार किए गए बजरंग दल के कारकुन और दीगर 2 मुलजिमीन को कल रात पुलिस स्टेशन से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि पुलिस ने बहुत ही कमजोर दफात के तहत मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने इस मामले में दीगर 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में हुई मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर की पिटाई मामले में बर्रा मंडल के बीजेपी सदर ने एक वीडियो जारी किया जिसमें डीसीपी साउथ जोन रवीना त्यागी पर हिंदू मुखालिफ कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया गया। संजय पासवान ने रवीना त्यागी पर कानपुर में फसाद बर्पा करने की साजिश रचने का भी इल्जाम लगाया है। रामगोपाल में 2 दिन पहले की जो घटना घटी है उसमें कानपुर की आईएएस रवीना त्यागी
इस तूल को देकर एक अच्छी कार्रवाई करके हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा कराकर उन्हें गिरफ्तार कराकर कानपुर में दंगा भड़काने का काम कर रही हैं। ये सिर्फ हिंदुत्व को दबाने का काम कर रही हैं, जबकि एक दलित परिवार की बेटी के साथ 10 दिन पहले बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। धर्मांतरण के खिलाफ दलित बेटियों के 12 साल 14 साल की बेटियों के साथ दुराचार जैसा व्यवहार किया गया, उसमें सिर्फ 354 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं रवीना त्यागी जी से पूछना चाहता हूं, मैं उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, अगर उस घटना को संज्ञान में कर लिया गया होता तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठन को इस मुद्दे में राम गोपाल चौराहा पर प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़ती। तो कानपुर में बीजेपी लीडर की जहरफशानी सामने आई है। डीसीपी साउथ जोन रवीना त्यागी पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया है। हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, वीडियो वायरल हुआ, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पिटाई की जा रही है। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो पुलिस स्टेशन के बाहर एक भीड़ जमा हो जाती है इनको छुड़वाने के लिए, और अब सीधे सीधे वहां की इंतजामिया पर इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है कानपुर में? देखिए ना, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, ये जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं बर्रा के, इन्होंने एक वीडियो खुद बनाकर वायरल किया है। लेकिन ये वीडियो जिस तरह से वायरल किया है, पुलिस पर इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस की हिला हवाली से ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस की हिला हवाली थी, उसके बावजूद इस तरह के वीडियो जो है भावनाओं को भड़काने वाले वीडियो हैं, इस पर अभी संज्ञान नहीं लिया गया है। ना ही पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है, ना ही कोई पार्टी के पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया है। तो जिस तरह से ये वीडियो आया है, और बजरंग दल की बात की जाए तो जिस तरह से डीसीपी साउथ के गेट को घेर लिया था, उसके बाद कल देर शाम जो है उन तीनों आरोपियों को छोड़ दिया गया जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, और 3 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जिस तरह से खेल खेल रही है गिरफ्तारी का, उसके बाद जमानत देने का, तो जो पूरे मामले हैं वो उलझते जा रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अभी किन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी, जो 3 नए लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से बजरंग दल का कोई नहीं है, लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किए गए। लेकिन अगर धाराएं जो उन पर लिखी गई, मुकदमा जो लिखा गया है वो मामूली धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इनकी भी जल्द ही जमानत हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। यूपी के सीतापुर जिले में गौकुशी के मामले में जेल में बंद 3 अफराद की रिहाई का हुक्म दिया गया है। गौकुशी के इल्जाम में एनएसए के तहत जेल में बंद 3 अफराद को हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। सीतापुर के रहमतुल्ला, इरफान और परवेज की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। तीनों मुल्जिमान पर एनएसए लगाने पर अदालत ने सवाल भी उठाया। रहमतुल्ला, इरफान और परवेज को गुज़िश्ता 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि गौकुशी के मामले में एनएसए लगाना किसी तौर भी मुनासिब करार नहीं दिया जा सकता। अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट के दौरान असेंबली में आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 को पास करा लिया गया। इस बिल के तहत ऐसे रिहायशी इलाके जहां हिंदू, सिख और जैन रहते हैं वहां बीफ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी मंदिर या 17 के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की फरोख्त और खरीद पर पाबंदी आयद की गई है। नया कानून आसाम मवेशी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1950 को मनसूख कर देगा। इसका मकसद मवेशियों के ज़बीहे, खपत, गैर कानूनी नक्ल हरकत को मुनज़्ज़म करना है। इसमें मवेशियों की बैन रियासती नक्ल हरकत पर भी पाबंदी आयद की गई है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट करते हुए बिल की मंजूरी को तारीखी करार दिया। Most of the communal classes we have seen in last 5 years or before that basically centered around the consumption of beef. Now if a beef eating person do not eat beef
in the premises or in a radius of 5 kilometers of a non-befitting community, then there will be no clan. So in Assam there are territories where you will have not a single Hindu population. So my idea was that you can have the food of your choice, but do that without creating communal tension. बिहार में बक्सर से भागलपुर तक सैलाब का कहर जारी है। सैलाब की वजह से लोगों की परेशानियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। मुंगेर में पानी आफत बन चुका है। सैलाब का पानी सदर अस्पताल और ब्लॉक में दाखिल हो गया है। सैलाब का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा ने। की मुहिम बाढ़ में हम आपके साथ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरियारपुर थाने में। आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी जो है थाने में बिल्कुल ही फैल गया है। जो यहाँ पे उनके जब्त किए गए जो वाहन थे, वाहन आप देख सकते हैं सभी वाहन जो है पानी में बिल्कुल डूब गए हुए हैं। वाहन में आने जाने के लिए जो भी स्टाफ है या जो भी यहाँ पे आएंगे आवेदन देने के लिए, उनको इसी पानी में घुस के ऑफिस तक जाना होगा, नहीं तो वो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हालांकि यहाँ के जो भी स्टाफ थे वो स्टाफ को शिफ्ट किया गया है। यहाँ से कई स्टाफ जो है शिफ्ट होकर सामने के फिलिप स्कूल में वो गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका जो स्थान था, वो उनका जो आवास था यहाँ पे थाना में जो बना हुआ था उनकी स्थिति में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जितने भी बिछावन हैं उनके, जितने भी चौकी है, जितने भी सूटकेस सब थे, सब पानी में बिल्कुल पानी इस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उनका रहना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। आप देख सकते हैं कि जो भी स्थिति है, आप यहाँ की स्थिति को देखने से ही पता चलता है कि बाढ़ की जो भयावह स्थिति जो कही गई है वो कैसी है। कब से पानी आया हुआ है? ये परसों से आया है। रात कितना पानी आया अभी होगा थाना में? अब लोग 2.5 फीट है। तो यहाँ से कहाँ सबको शिफ्ट किया गया, कहाँ चले गए? फिलिप स्कूल में चले गए हैं। यहाँ पे जो आवेदन देने के लिए आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आते हैं पानी से आते हैं। पानी आता है। पानी आते हैं ना। आपने देखा कि जो यहाँ बचाव दल के जो लोग हैं, ये थाना में उनकी ड्यूटी है, इस वजह से वो लोग यहाँ पे हैं। तो ये जो भी आवेदन भी देने आते हैं तो थाना में पानी में ही आना होता है उनको। आप ये है बाढ़ की भयावह स्थिति। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। इसी तरह खगड़िया के गोगरी में सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया है। लगातार बारिश और सैलाब के कहर से लोगों की आम जिंदगी मुतासिर है। सैलाब की वजह से लोगों को अपने घर तक छोड़ना पड़ रहे हैं। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे दिग्विजय कुमार ने। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है, जिसके कारण जो 3 प्रखंड है, आपका एक तरह से कहें परबत्ता, गोगरी और खगड़िया, काफ़ी बाढ़ से प्रभावित है। ये अभी जो हम ये आपको स्थिति दिखा रहे हैं, ये खगड़िया के गोगरी प्रखंड के रामपुर जो पंचायत है वहाँ की ये हाल है। ये गांव जो कहलाता है वो केलाबाड़ी गांव कहलाता है। चारों तरफ से ये देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी घर में प्रवेश कर गया है। लोगों के साथ परेशानी क्या आ रही है कि जो बारिश हो रही है, बारिश से भी निपटना पड़ रहा है। नीचे भी पानी है और ऊपर भी पानी है। जो लोग छत पर यहाँ रह रहे हैं उनके साथ भी कई तरह की परेशानी हो रही है। यहाँ पर ये जो पूरा केलाबाड़ी गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी बाढ़ से प्रभावित है। ये जो देख सकते हैं कि हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा नाव का यहाँ पर परिचालन किया जा रहा है, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित हैं वो एक तरह से कहें कि जल कैदी बन करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो छत पर रह रहे हैं, वो किसी तरह से नीचे यहाँ पर उतरे हैं। उनसे हम ये बात करते हैं कि जो परेशानी जो हो रही है इनको। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पर आप रह रहे हैं? पर छत पे रह रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? बारिश भी आता होगा? बारिश भी आ रहा, ऊपर से झपटी उपटी सभी आ रहा। कोई राहत अभी तक आप लोग को? अभी तक कुछ नहीं राहत मिला है। मुखिया जी बोला है कि मिलेगा। तो जाहिर है रामपुर पंचायत का केलाबाड़ी जो गांव है, ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। कई ऐसे घर हैं जो जिनके घरों में पानी फैला हुआ है और लोग छत पर आसरा लिए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरा केलाबाड़ी गांव के लोग जल कैदी के रूप में यहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और हमारे साथ मौजूद है बिहार के दानापुर से हमारे नुमाइंदे अमरजीत, आपसे हाल जानना चाहेंगे। खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया लगातार दावे करती रही है कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी बयान कर रही हैं।
देखिए, दानापुर की जो स्थिति बयां की जाए तो उसमें ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो देहरा के इलाके में है, घरों में पानी घुस गया है और लोग जो है वहां से पलायन करने पे मजबूर हैं। और जो लोग वहां से पलायन कर रहे हैं अपने मवेशियों के साथ में जो है दानापुर और दीघा में आ रहे हैं और रह रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम तो सरकार की तरफ से बेहतर है, लेकिन जो मवेशी के सहारे उनका जीवन यापन होता है, उन मवेशियों का जीवन यापन के लिए जो चारा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो नाकाफी है, जिसकी वजह से उन्हें जो है रोष भी है। और ये लोग का कहना है कि हमें जो चारा मिलता है वो जो 1 और 2 किलो मिल रहा है, उसके जगह कम से कम मिनिमम 6 किलो मिलना चाहिए, ताकि जो है जो हमारे मवेशी हैं उनको 3 किलो सुबह 3 किलो शाम जो है मिल सके। लेकिन वह भी जो है नाकाफी है। 10 किलो डेली जो है जब वो खिलाते हैं तो 10 किलो खिलाते हैं, तो ऐसे स्थिति में उनका जो मवेशी है जिसपे उनका जीवन यापन चलता है, दूध बेच करके उनका जीवन यापन चलता है, वो अभी जो है परेशानी में है। और उसकी वजह से वो लोग जो मवेशी पालक हैं वो परेशान हैं। सारे लोग देहरा में अपने घर डूबने के बाद जो है ऊपर इलाके में आए हैं, ऊंचे इलाके में आए हैं, बसे हुए हैं। प्रशासन के तरफ से जो है मदद देनी शुरू हो गई है, लेकिन जिस कदर मदद मिल रही है वो उन लोगों को लग रहा है कि वो मदद अभी तो बहरहाल बिहार में ये है सैलाब का कहर। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और आज की ताज़ा खबर में अहम खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना के दरमियान बाहर से आने वाले मुसाफिरों के हवाले से एक अहम फैसला लिया है। अब अगर कोई मुसाफिर रियासत में दाखिला लेता है, यानी रियासत में एंट्री करता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करे, यानी कोरोना की दोनों डोज उसने ले रखी हों। उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। दूसरी जानिब अगर किसी ने वैक्सीन नहीं ली है तो उसे मनफी यानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन कवानीन पर अमल नहीं किया गया तो बाहर से आने वाले मुसाफिरों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा। वाज़ेह रहे कि किसी मुसाफिर ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है मगर 14 दिन नहीं गुजरे हैं तो उसे भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत जो फैसले हैं वो ले रही है कोरोना की रोकथाम के लिए। अब कोरोना की दोनों वैक्सीन की रिपोर्ट दिखाना होगी या फिर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव दिखाना लाजमी होगा, इसके ताल्लुक से तफसीलात। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उस दौरान काफ़ी लोगों को राहत देने की कोशिश की थी महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे महाराष्ट्र में जो कोरोना के जो मामले हैं वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं और यही एक वजह है कि दूसरे राज्यों से आने वाले महाराष्ट्र पर पाबंदी लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब फर्स्ट लहर आई थी उस दौरान कई ऐसे लोग थे जो महाराष्ट्र छोड़ के अपने अपने जिले अपने राज्य में जा रहे थे और उस दौरान कई सेकंड लहर के दौरान कई लोग भी इसी तरह की तस्वीरें देखने मिली और उसके बाद फिर दोबारा लोग यहाँ पे पहुँचने लगे। तो कहीं ना कहीं नंबर्स की वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अलग अलग राज्य के लोग काम करने यहाँ पे आते हैं, खास करके मुंबई, पूना, थाना, पालघर, भिवंडी, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या देखने को मिलती है काम करने वालों को। तो कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है ताकि एक बार फिर जो नंबर्स हैं जो कम हुए हैं वो बढ़े नहीं। यही वजह है कि RT-PCR टेस्ट अगर आपने वैक्सीन की 2 डोज नहीं ली है और 2 डोज लेने के बाद 14 डेज आपको रुकना होगा कि जिस तरह से बॉडी को एडजस्ट करने में वक्त लगता है ध्यान रखते हुए, नहीं हुआ तो उसके बाद RT-PCR टेस्ट आपको दिखाना ही होगा महाराष्ट्र में आने के लिए। और इस नंबर्स को कम करने की अभी कोशिश की जा रही है क्योंकि 15 अगस्त से महाराष्ट्र में कई जो राहत दी गई है जिसमें मॉल किए जा रहे हैं, फिर ट्रेनों में लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही है, साथ ही जो दुकान है उनके जो वक्त है उसे बढ़ा दिया गया है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए कहीं भीड़ न हो इसका ख्याल रखते हुए इस पर इस तरह के अंकुश लगाने की कोशिश यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। और वसीम, इस सब के बीच में वैक्सीनेशन की क्या कुछ वहाँ पर हालात, क्या लोगों को वैक्सीन वहाँ पर फराहम हो रही है?
देखिए वैक्सीन को लेकर अब भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रही है। एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए, तो वहीं पे कमियां बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आज भी कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीन की कमी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनको वैक्सीन दिया जाए। जो खास करके बड़े शहर है, जिस तरह अगर मुंबई की बात करें, मुंबई में 13 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, जहां पर करीब 9 करोड़ के करीब जो यंग लोग हैं, इस तरह की जो नंबर्स हैं, लेकिन उन्हें अब तक पूरी तरीके से डोज नहीं मिला है। रोजाना 10 से 15 लाख लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र सरकार का, लेकिन उसे पार करना काफी दिक्कतें आ रही है। अब भी कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जरूर है जहाँ पर सबसे ज्यादा वैक्सीन ली गई है, करीब 3 से 4 जी वसीम, तो लगातार आप हमारे साथ बने पहला रहिए। एक और अहम खबर अपने नाजरीन को दे दें। महाराष्ट्र के महकमे सेहत की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में डेल्टा वायरस के कल ठाणे में एक मरीज पाया गया, यानी अब महाराष्ट्र में डेल्टा के कुल केसेस 66 के करीब हो गए हैं। जलगांव में सबसे ज़्यादा मरीज हैं जिनकी तादाद 13 है, मुंबई में 11, ठाणे और पुणे में 6 मरीज पाए गए हैं। वसीम, डेल्टा वायरस का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखा गया 5 मौतें भी हुई हैं और अब तक जो 66 डेल्टा वायरस के जो मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 32 मेल्स हैं और 34 फीमेल हैं। और जो नंबर्स हैं लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। डेल्टा के सबसे खास पहला नंबर पर अगर देखा जाए तो जलगांव है, फिर रत्नागिरी, मुंबई में 11 है, तो जलगांव में 13 के करीब है। इसी तरह से कई 11 जिले हैं जिन जिलों में डेल्टा वायरस की जो संख्या है वहाँ पे इजाफा होता नजर आ रहा है। ये मुश्किलें ज़रूर बढ़ा रहा है महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि अब भी जो आंकड़े हैं करीब 6000 तक रोज़ाना आ रहे हैं और मरने वालों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। कल का अगर हम 24 घंटे के आंकड़े की बात करते हैं तो 158 लोगों की डेथ अपने आप में बड़ा नंबर्स है। ऐसे कई नंबर्स हैं जी, तो बहरहाल कम करने की कोशिश कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, एहतियात लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के हालात पर नजर बनी हुई है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब